हेलो ऑल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली यूपीएससी मेंस के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज लेके आया है प्रतिबद्ध, जिसमें कि यूपीएससी मेंस के पिछले सालों के पीवाईक्यूज को होलिस्टिकली कवर किया जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, और उसके साथ साथ आपको वैल्यू एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस आप लोगों के लिए इन सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स को नीड को कैटर करते हुए सीरीज लेके आया है प्रतिबद्ध। तो यहां पे आप और भी सब्जेक्ट्स के यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज को यहां पे आप देख सकते हैं और अपनी मेंस के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने जहां पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसका ही हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इससे पहले हम ज्योग्राफी के अंदर पर्टिकुलरली फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं, जो भी उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट से उनको हमने होलिस्टिकली कवर किया है। जो भी बच्चे हमारे साथ बाद में या नए जुड़ रहे हैं वो आप उन वीडियो से जाके आप देखिए जरूर, और वहां से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट या कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगा कि आपने मेंस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। तो आइए क्विकली ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के में हम इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेसिकली इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं मैं, तो यहां पे हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इंडियन और वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी साइमल्टेनियसली यहां से आज हम इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नंबर 4 को डील करने वाले हैं, जहां पे द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज। तो यहां पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो बेसिकली यहां पे बताया जा रहा है कि जो आइडियल सॉल्यूशन बताया गया है कि जो भी ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहे हैं उसका इंडिया के अंदर जो सबसे आइडियल सॉल्यूशन है वो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और इसको किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है अर्बन एरियाज में, तो हमें इस चीज को डिस्कस करना है यहाँ पे। इसके अलावा आज हम पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहां से हम इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर टू crude oil producing areas particularly in many of the developing countries, explain its implications। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि जो भी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जहां पे भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उन एरियाज में कि वो वहीं पे लोकेट हो, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो बेसिकली इसकी क्या इंप्लीकेशंस है ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ को। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डील करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं इंप्लीकेशन की बात करता हूं तो सबसे पहली बात होगी इकोनॉमिक इंप्लीकेशन की। तो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन में सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप खुद भी देखेंगे कि बेसिकली जितने दूर से क्रूड ऑयल आएगा तो उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर आपको राइज ही देखने को मिलेगा, खास करके जो भी कंज्यूमर्स उनको यूज कर रहे हैं। Transporting crude oil over long distances significantly increases transportation cost, which can ultimately increase the final cost of petroleum products for consumers। उसके बाद reduced profit margins है। Higher transportation cost can erode the profitability of the refineries, especially in competitive market। तो basically जब भी आप देखेंगे कि जो भी हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट आपको रिफाइनरीज का कम होता हुआ देखने को मिलेगा, और खास करके जिस लेवल पे जो भी ग्लोबल लेवल पे भी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। उसके बाद है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन ऑयल। कंट्रीज विद रिफाइनरीज फार फ्रॉम देयर ऑयल सोर्सेज मे बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन द ऑयल इंपोर्ट्स। और वो सब देश जहां पे भी रिफाइनरीज जो बेसिकली दूर है कहां से, ऑयल सोर्सेज से, वो ज्यादा डिपेंडेंट है किस पे, ऑयल इंपोर्ट्स पे, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली आप देखेंगे मेकिंग वल्नरेबल टू ग्लोबल ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड सप्लाई डिसरप्शन। जिसकी वजह से ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस जब भी होंगी तो वो कंट्रीज ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी, मतलब वो ज्यादा अफेक्टेड होंगी, और जो ग्लोबल लेवल पे प्राइस फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं या फिर सप्लाई की जो डिसरप्शन देखने को मिलते हैं उसका इंपैक्ट इन कंट्रीज में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन की, जिसमें कि इंक्रीज्ड कार्बन फुटप्रिंट हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहां पे
आप देखते हैं कि जब भी क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस में, स्पेशली थ्रू पाइपलाइंस या फिर टैंकर्स, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि अल्टीमेटली पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज को। और रिस्क ऑफ स्पिल्स एंड एक्सीडेंट हर आए दूसरे चौथे दिन हमें जब भी कोई भी शिप के कंटेनर्स बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, तो हमें कुछ दूसरे चौथे दिन या फिर वीकली या ट्वाइस अ वीक हमें ये न्यूज देखने को मिलती है कि वहां पे ऑयल स्पिलेज हो गया है। तो बेसिकली ऑयल स्पिलेज का भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। लॉन्गर ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस द हायर द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। तो बेसिकली जितना दूर से जितना लंबा डिस्टेंस होगा बेसिकली ट्रेवल करने के लिए जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आएंगे उतना ही ज्यादा रिस्क होगा किस चीज का, एक्सीडेंट्स का, स्पिल्स का, लीक्स का, जो कि अल्टीमेटली एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस या फिर अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, हैम्पर करेगा। इसके बाद अगर मैं स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन की बात करूं तो वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑयल इंपोर्ट्स can make countries vulnerable to geopolitical tensions and supply disruptions affecting their energy security। तो बेसिकली आपको देखते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली जब भी किसी भी कंट्री के अगर ऑयल इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंस है तो खास करके जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं तो उस टाइम पे वहां पे ज्यादा क्राइसिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है टू मीट दी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड्स। तो बेसिकली यहां पे जिस तरह से लिखा भी है कि फॉरेन ऑयल इंपोर्ट्स की डिपेंडेंस जिस किसी भी कंट्री पे सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस अराइज करेगी और जिसकी वजह से सप्लाई डिसरप्शंस होंगी और कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी पे थ्रेट देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ टू जो पाइप स्ट्रीम लाइन थी, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे जिस लेवल पे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हमें चीजें देखने को मिली। तो नॉर्थ टू स्ट्रीम पाइपलाइन आप यहाँ पे एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड नेशनल कंट्रोल, locating refineries away from domestic oil sources can limit a country's control over its energy resources and supply chain। जितना दूर ऑयल रिसोर्सेज होंगे, जितनी दूर रिफाइनरीज होंगी डोमेस्टिक ऑयल रिसोर्सेज से, उतनी ही कंट्री की जो भी कोई भी कंट्री है उसका कंट्रोल ओवर द एनर्जी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं या सप्लाई चेन पे हमें कम देखने को मिलेगा, लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो दीज ऑल आर द implications regarding the petroleum refineries are not necessarily located near to crude oil producing areas, particularly in many of the developing countries। जो पूछा गया था कि इसकी क्या implications है, तो ये सब आप implications में आप add on कर सकते हैं। इसके अलावा इन implication को छोड़ के इसके अलावा और कई कारण है कि क्यों refineries को might be located far from resources। Proximity to market, locating refineries close to major consumption centers can reduce distribution cost, ensure timely supply to refined products। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जहां पे भी रिफाइनरीज बिल्कुल मेजर कंजम्पशन सेंटर के अगर बिल्कुल नजदीक हो गई तो क्या होगा, बेसिकली जो माल भाड़े की जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या और साइमल्टेनियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो जाएगा और टाइमली सप्लाई मिलती रहेगी। तो जिस वजह से ये भी एक फैक्टर है कि इनको थोड़ा दूर रखा जा रहा है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स कैन इन्फ्लुएंस रिफाइनरी लोकेशन। तो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, जो भी डिमांड्स हैं पर्टिकुलरली ऑयल रिफाइनरीज की, वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, तो किस लेवल पे कितने दूर वहां पे इंडस्ट्रीज, अगर ज्यादा दूर पे आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफाइनरीज भी आपको ज्यादा दूर ही देखने को मिलेंगी। बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह के टैक्स इंसेंटिव्स, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं ताकि रिफाइनरी की डेवलपमेंट किसी भी स्पेसिफिक रीजन के अंदर किस तरह से हमें देखने को मिले। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। बाकी एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि रिफाइनरीज को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसकी कूलिंग और प्रोसेसिंग के लिए, सो प्रॉक्सिमिटी टू वाटर रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पानी का होना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी की वजह से रिफाइनरीज में अंदर प्रोसेसिंग और कूलिंग भी होती है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें जो होंगी क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन से पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। तो आओ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The ideal solution of depleting groundwater resources in India is water harvesting। तो बेसिकली इसी क्वेश्चन पे अब आते हैं।
तो सबसे पहली चीज है बिल्डिंग कोड मैंडेट्स एंड रेगुलेशंस। अगर मैं इसकी बात करूं बिल्डिंग कोड मैंडेट और रेगुलेशंस की, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट है इंटीग्रेटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनटू बिल्डिंग कोड्स। तो बेसिकली आप देखते भी हैं कि अभी रिसेंटली बिल्डिंग कोड्स का भी एक न्यूज में भी चला था, इलेक्ट्रिसिटी कोड्स अब डेवलप हो रहे हैं। बेसिकली जो आपके ये मैं खास करके अगर मैं बोलूं जो वेट्स एंड मेजरमेंट वाले जो डिपार्टमेंट है, ये सब कोड्स डिफरेंट डिफरेंट कोड्स बनाता है। तो यहाँ पे आपको जो खास करके जो आपका जो डिफरेंट ये आपके, मैं इस टाइम एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो ये जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैलिब्रेशंस करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, तो उसके अंदर ये सब कोड्स वगैरह भी बनाए जा रहे हैं। रिसेंटली इंडिया में न्यूज भी आई थी अभी। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी जब भी बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर भी इस तरह के वाटर हार्वेस्टिंग कोड्स बनाए जाएं, उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस है उसके तहत प्रॉपरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि ये जो डिप्लीट हो रहे हैं हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इनके अंदर कहीं ना कहीं हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिले, ताकि ये और ज्यादा स्पीड पे डिप्लीट ना हो और इनको कंजर्व किया जा सके। तो मैनी सिटीज इन इंडिया आर ऑलरेडी मैंडेटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन न्यू बिल्डिंग्स। तो बेसिकली काफी ऐसी सिटीज है इंडिया में जो कि ऑलरेडी मैंडेटरी है जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नई बिल्डिंग्स में, और इन्हीं रेगुलेशंस का एक्सपेंशन ensure compliance in both residential and commercial buildings can increase the scale of water conservation। और इन्हीं रेगुलेशंस का जब हम ज्यादा से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करेगा रेन वाटर कंजर्वेशन के अंदर। उसके बाद है पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। जो भी मानते नहीं है या कुछ एरियाज जहां पे मैंडेटरी है बट वहां पे नहीं माने जा रहा है इस तरह के कंप्लायंसेस को रेन वाटर या बिल्डिंग कोड्स को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बिल्डिंग कोड्स को अंदर, तो बेसिकली वहां पे हमें फाइन्स या पेनल्टीज को इंपोज कर सकते हैं, ताकि इंस्टॉलेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कैन एंश्योर हायर एडॉप्शन, ताकि इसकी एडॉप्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो बेसिकली अब चलते हैं अब आगे, जिसमें है यूटिलाइजिंग रूफ टॉप्स फॉर कलेक्शन। तो जहां पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेसिकली जो भी डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज हैं वहां पे आप देखते हैं कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट मेथड बन सकता है। क्यों? क्योंकि रूफ टॉप्स पे हमेशा अबंडेंट स्पेस होता है इन कैन, और बेसिकली अर्बन एरियाज के अंदर उसी अबंडेंट स्पेस में हम कलेक्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग दी मानसून, और इसको नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए बाद में यूज किया जा सकता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, जैसे कि फ्लशिंग टॉयलेट्स, गार्डनिंग या और क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्टोरेज टैंक्स ऑन रूफ टॉप्स और इन दी बेसमेंट्स, जो कि बाद में जो रेन वाटर जो स्टोर होगा उसको आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, ताकि इसके थ्रू आप उस टाइम पे जो ड्राई पीरियड है वहां पे सप्लाई को मेंटेन कर सके। ऐसा ना हो कि पर्टिकुलरली जब ड्राई पीरियड आ रहा है तो आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ही ना बचे। तो बेसिकली उस ड्राई पीरियड के अंदर आप यहां से जो भी स्टोर्ड आपका वाटर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, तो वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है, ताकि वाटर जो है सेफ रहे फॉर यूज। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसके बाद अगर करें तो क्रिएटिंग डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो इसके अंदर कम्युनिटी और नेबरहुड बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग का एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज को सेटअप करना चाहिए शेयर्ड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है ये। तो बेसिकली यहाँ पे लार्ज स्केल सिस्टम्स को बिल्ड किया जाएगा कम्युनिटी सेंटर्स जैसे कि पार्क्स हो गए, स्कूल्स हो गए, जहां पे कि स्पेस अवेलेबल है, ताकि उसको कलेक्टिव एज ए कलेक्टिव सोर्स के तौर पे हम इसको यूज कर सकें। तो यहाँ पे बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब ये है कि कम्युनिटी अपने लेवल पे काफी बड़े पार्क्स के अंदर डेवलप करे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसको फिर कलेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। उसके बाद अर्बन प्लानिंग और डिजाइन में जहां पे कि परमिएबल पेवमेंट्स की बात हो रही है, तो बेसिकली परमिएबल पेवमेंट्स का मतलब ये है कि सपोज दिस इज द रोड, तो यहाँ पे जो साइड में आप पेवमेंट्स बना रहे हो यहाँ पे जो परमिएबल पेवमेंट्स होनी चाहिए कि बेसिकली यहाँ से रेन वाटर आए और ये क्या करे, परकोलेट कर जाए, यहाँ पे क्या कर जाए, परकोलेट कर जाए, ताकि जो भी नीचे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, दोबारा से वो रिचार्ज हो जाए। तो बेसिकली इसका मकसद ये है
कि रिचार्ज हो जाए ये बेसिकली क्या, ग्राउंड वाटर। अर्बन प्लानिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड परमेबल मटेरियल्स, रोड्स और पेमेंट्स के लिए परमेबल मटेरियल होना चाहिए जो कि अलाउ करेगा रेन वाटर को टू सीप इनटू द ग्राउंड में चला जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर से बहने से भी बचेगा पानी और हेल्पिंग इन रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। ग्रीन स्पेसिस एंड रेन गार्डन्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिंग मोर ग्रीन स्पेसिस, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन स्पेसिस बनाने हैं, और जैसे कि पार्क्स हो गए या रेन गार्डन्स जो कि एब्जॉर्ब कर सके रेन वाटर को और फ्लडिंग को भी रिड्यूस कर सके, और इन्हीं एरियाज को इंटीग्रेट किया जा सकता है सॉरी इन्हीं एरियाज को बाद में इंटीग्रेट किया जा सकता है इनटू अर्बन डिजाइन एंड आल्सो सर्व एज नेचुरल फिल्टर्स फॉर स्टॉर्म वाटर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे पर्टिकुलरली, अगर मैं इन्हीं एरियाज को, जब हम अर्बन जो भी डिजाइनिंग हो रही है किसी भी सिटी की, तो वहां से जब हम इस पर्टिकुलर एरियाज को इंटीग्रेट कर देंगे तो एक नेचुरल फिल्टर फॉर स्टॉर्म वाटर का मतलब ये है, तो बेसिकली जो भी पानी बहता हुआ आ रहा है, चाहे थ्रू पर्टिकुलरली मैं बोलूं रेनफॉल या फिर कोई स्नो का वाटर है, उसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे, उसको ऊपर से सरफेस रन ऑफ नहीं होने देंगे, प्रॉपर फिल्टर्स लगाएंगे ताकि उस पानी को भी यूटिलाइज किया जा सके। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट भी बोल दिया। तो बेसिकली इन सब ग्रीन स्पेसिस और रेन गार्डन्स का हम इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन, जो कि एक बाद में एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर सोर्सेज का इन इंडिया थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगला है पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोगों को जागरूक करना है, कैंपेन्स लगाने हैं पर्टिकुलरली कि वाटर कंजर्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस और खास करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। पीपल शुड एनकरेज टू इंस्टॉल सिंपल सिस्टम्स इन देयर होम्स एंड कम्युनिटीज, मेंटेन देम रेगुलरली। तो लोगों को घर में भी सिंपल सिस्टम लगाने चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के और कम्युनिटीज को भी, ताकि रेगुलरली उनको मेंटेन भी किया जा सके। इस तरह नहीं कि एक बार लगा दिए और छोड़ दिए बाद में कि टाइम फॉर्मेलिटी के लिए काम किए। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्कशॉप और ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज करनी है वर्कशॉप ऑन सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैन इंक्रीज लोकल इन्वॉल्वमेंट एंड इंश्योर द सिस्टम्स आर इफेक्टिव। तो बेसिकली आप कम्युनिटी लेवल पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ताकि लोग लोकल लेवल पे इसकी ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पार्टिसिपेशन देखने को मिले और इस सिस्टम को फिर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी किया जा सके। तो दिस इज रिगार्डिंग द पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इसके अलावा है इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल सपोर्ट। गवर्नमेंट जब इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, चाहे होम ओनर्स हैं, बिल्डर्स हैं या बिजनेस हैं, ठीक है, तो उससे पर्टिकुलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉलेशन में ज्यादा से ज्यादा आपको इंक्रीज और अडॉप्शन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो हम कोलैबोरेट कर सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को, जहां पे कि फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्जर सिस्टम सच एज दोज इन मॉल्स, ऑफिस एंड अदर कमर्शियल एरियाज। जो भी बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिसेज हैं, तो वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर आपस में कोलैब किया जाए इनको, तो वहां पे थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काफी अच्छा एक फिजिबल सोर्स बन जाएगा रिगार्डिंग दी कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेज में। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, तो बेसिकली जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको इफेक्टिवली उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, उनके जो भी फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, स्टोरेज टैंक्स हैं चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब इनकी रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। लोकल कम्युनिटीज और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स कैन ऑफर मेंटेनेंस सर्विस टू इंश्योर द सिस्टम कंटिन्यू फंक्शनिंग इफेक्टिवली। तो बेसिकली आप देखेंगे कि लोकल जो कम्युनिटीज है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, जिनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग यहाँ पे अगर इस सिस्टम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो ये जैसे कोई भी, जैसे हम देखते हैं कि हम सीवेज चार्ज देते हैं या वाटर बिल देते हैं, तो वैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर बिल या फी ये लोग चार्ज भी कर सकते, तो इनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और खास करके लोकल बॉडीज और जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है अपने लिए तो इनकम जनरेट करने की, बट इस तरह से इस कंजर्वेशन टेक्निक को भी अडॉप्ट करके पर्टिकुलरली हम वाटर कंजर्वेशन को इफेक्टिवली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग यूजेस का मतलब तो बेसिकली स्मार्ट मीटर्स या वाटर ट्रैकिंग सिस्टम्स हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब जनरली आप देख रहे होंगे सिटीज के अंदर तो स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं। तो बेसिकली
इस तरह के स्मार्ट मीटर्स या वाटर ट्रैकिंग डिवाइसेस की कौन किस लेवल पे कंज्यूम कर रहा है या क्या कंजम्पशन है, किस हिसाब से पानी को कलेक्ट किया जाए, उसको यूज किया जाए, ताकि उसका बेटर मैनेजमेंट हो सके और इंश्योर किया जा सके सिस्टम जो है ऑप्टिमली यूटिलाइज हो। ऑप्टिमम का मतलब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, सबको एक बराबर लेवल पे पानी की सप्लाई प्रोवाइड करवाई जा सके। इसके बाद है इंटीग्रेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग विद म्युनिसिपल वाटर सिस्टम। तो बेसिकली इस चीज को यहाँ पे समझ लो, सपोज करो ये कोई सिटी है, यहाँ पे कोई ये वाटर का टैंक है, क्लियर है, तो यहाँ पे मान लो ये सब अर्बन एरियाज हैं इस तरह से, तो पहले ये ही सप्लाई दे रहा था सबको, ठीक है, यहीं से सप्लाई जा रही है। बट अगर यहाँ पे किसी और चीज के साथ मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बेसिकली एक जो ये वाटर टैंक है 4 घरों को सप्लाई दे रहा था, अब इन्हीं 4 घरों को 2 के साथ ही सप्लाई जाने शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली आप क्या देखोगे कि वाटर जो रिसोर्सेज का जो पर्टिकुलरली एक वाटर टैंक के ऊपर प्रेशर था वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वाटर की जो डिमांड है उसको के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अर्बन एरियाज ऑफन हैव एन एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम लिंकिंग हार्वेस्टिंग रेन वाटर विद म्युनिसिपल सिस्टम कैन रिड्यूस द ओवरऑल डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर एंड प्रेशर ऑन द सिटीज वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, खास करके इंडस्ट्रीज और जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है अर्बन एरियाज में, वो इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, वो अपनी ताकि उनकी जो डिमांड्स है नॉन पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जा सके और फर्दर ग्राउंड वाटर को कंजर्व किया जा सके। अब जैसे देख भी रहे होंगे इस टाइम पे रिसेंट टॉपिक अगर पंजाब के अंदर मैं बात करूं, लुधियाना में बुढ़ा नाला ड्रेन है जिसका कि पानी जो है बाद में सतलुज के अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है थ्रू फैक्ट्रीज का ही, और उसके अंदर कैंसरस प्रोडक्ट्स कैंसरस एलिमेंट्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से आसपास की जो कम्युनिटीज हैं वहां पे आपको ब्लैक जॉन्डिस और इसके अलावा और डिफरेंट कैंसरस जो आपको डिजीज है वो देखने को मिल रही है उसके आसपास के कम्युनिटीज के एरियाज में। तो वो उसके लिए भी एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वहां की जो भी इंडस्ट्रीज है वहां का एग्जांपल कोट कर सकते हैं, वहां की नीड्स को ये पूरा कर सकता है, नॉन पोर्टेबल वाटर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद है प्रमोटिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज और ट्रेंचेस। तो बेसिकली आप इस तरह के पिट्स और ट्रेंचेस डेवलप कर सकते हैं ताकि जो भी आप रेन वाटर को हार्वेस्ट जो स्टोर करें और उसको बाद में ही थ्रू पाइप्स और पाइपलाइंस के थ्रू एक्वीफर्स में डाल दें, ताकि वहां पे जो वाटर टेबल है वो क्या हो जाए, दोबारा से रिचार्ज हो जाए। तो रिड्यूस building recharge pits, trenches, wells in urban areas direct rain water into ground to replenish the water table. These can be implemented in open spaces, roads and even in the basement of buildings. Artificial recharge system में अगर similar चीज आपको देखने को मिलेगी जहां पे आप इंजेक्ट करेंगे रेन वाटर को इनटू डीप एक्वीफायर्स which can help and restore ground water resources. तो ये सब हैं कि आप किस तरह से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जहां पे आप प्रमोट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। इसके अलावा आप कोलैब कर सकते हैं एनजीओज और कम्युनिटी के साथ। जैसे कि आपको पता है कि एनजीओज और कम्युनिटीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्टिकुलरली, तो बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेशन विद एनजीओज एंड कम्युनिटी ग्रुप्स कैन हेल्प स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अक्रॉस अर्बन पॉपुलेशंस। दीज ग्रुप्स can assist with installation training and ensuring that the systems are used effectively. तो बेसिकली इन ग्रुप्स की प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन ग्रुप्स को प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइडेंस के थ्रू आप पर्टिकुलरली खास करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे डिप्लीट होते हुए वाटर रिसोर्सेज है उसके अंदर हमें कमी देखने को मिले और वाटर कंजर्वेशन के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिले। तो ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एस्पेक्ट थे जो हम क्वेश्चन से जो हमने आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है इसी सीरीज के वो डिस्कस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज जो भी आपके जब भी ये सीरीज आएगी तो उसके अंदर हम ऑलमोस्ट इस सीरीज को अब कंप्लीशन वाली स्टेज के अंदर लेके जाएंगे, ताकि आपको प्रॉपर बाद में एक पूरी ये जो इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी की एक फाइल भी शेयर कर दी जाए, ताकि आपको भी एक वैल्यूएबल इंसाइट मिल जाएगी किस तरह से आपने मॉडल आंसर्स को अंदर जो भी अपने जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनके अंदर किस तरह से आपने कोई भी इंपॉर्टेंट वैल्यू इंक्रीमेंट करना है अपने नोट्स के अंदर, या फिर जो भी किस तरह से फ्रेमिंग रहती है एक मॉडल आंसर की वो आपके साथ शेयर
कर दी जाएगी। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, और आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट देखने को मिला होगा, और यहाँ से आप इन सब पॉइंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं मेंस के अंदर, ताकि अपने आंसर को आप और ज्यादा एनरिच बनाएं, ताकि आपको अपने मार्क्स के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिले। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।